और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देश की राजधानी दिल्ली से अहम खबर है, जहां योगेंद्र यादव का एसआईआर पर बड़ा बयान सामने आया है। आखिरकार 2 महीने की कानूनी लड़ाई के बाद फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने आपको बता दें, वोटबंदी की साजिश एसआईआर पर विराम लगाया है। आज के आदेश में स्पष्ट कहा गया, एसआईआर में आधार को अब 12वां वैध दस्तावेज मानना होगा। इस एक फैसले ने बिहार का मताधिकार बचाया, पूरे देश में करोड़ों लोगों का मताधिकार बचाया है। एसआईआर में आधार को अब 12वां वैध दस्तावेज मानना होगा। इस एक फैसले ने बिहार का मताधिकार बचाया है। योगेंद्र यादव ने यह बात कही, पूरे देश में करोड़ों लोगों का मताधिकार बचाया। अगली खबर का रुख करेंगे। पंजाब में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए सेलर एसोसिएशन के सदस्यों के द्वारा आज 15 ट्रक राशन सामग्री भेजे गए हैं, जिनको पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। उन्होंने कहा कि आज पंजाब के कई गांव इस तरह के हैं जो पानी में डूब चुके हैं और ये एक बहुत ही अच्छा कार्य एसोसिएशन के द्वारा किया गया है, जिन्होंने जरूरतमंद लोगों को 15 ट्रक राशन सामग्री भेजी है। इसको पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के द्वारा हरी झंडी दिखानी जानी थी, लेकिन उनका स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण हमें आना पड़ा। ये सामग्री जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाई जाएगी। आज ये ਜਿਹੜਾ पंजाब राइस ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ है और ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਆਣਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ 16 ਟਰੱਕ ਨੇ ਫਲੈਗ ਆਫ ਕਰਨੇ ਸੀ ਫਲੱਡ ਅਫੈਕਟਡ ਏਰੀਆ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਸ ਮਿਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਔਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸ਼ਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ चारा भी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत का जोधपुर दौरा। लोहावट के ढेलाड़ा गांव के लिए हुए रवाना। संघ प्रमुख मोहन भागवत लगभग 1 घंटे ढेलाड़ा गांव में रुकने का उनका कार्यक्रम बताया गया। प्रबुद्ध जनों व स्थानीय कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की। मुलाकात का कार्यक्रम शताब्दी वर्ष पर संघ प्रमुख के प्रवास से कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह देखा गया। संघ प्रमुख के प्रवास को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है, वहीं सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रोहतक में आज आईएनएलडी सुप्रीमो अभय चौटाला ने पहुंचकर जेजेपी पार्टी को एक बड़ा झटका दिया है। अभय चौटाला ने जेजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बलवान सिंह सुहाग को आईएनएलडी को ज्वाइन करवाया है। बलवान सिंह सुहाग जेजेपी के रोहतक के बड़े नेता माने जाते हैं, जिन्होंने आईएनएलडी और जेजेपी अलग अलग होने पर दुष्यंत चौटाला के साथ वो चले गए थे, मगर विधानसभा चुनाव से पहले सरकार का गठबंधन टूटने और चुनाव हारने के बाद जिस प्रकार से जेजेपी हाशिए पर चली गई, उसकी बुरी तरह से हार हुई। उसके बाद जेजेपी कमजोर होती जा रही है। करनाल में सारी कांग्रेस जो हुड्डा कांग्रेस जो थी, कल सारी छोड़ के शैलजा के साथ चली। अब उनके भी समझ आ गया ना सबके, ये तो बेईमानी करता है तुम्हारे साथ। कुलदीप सबसे नजदीकी आदमी था ना, शर्मा जी जो है, कल की आपने देखी होगी किसके साथ थे। आप कह रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा बीजेपी के साथ है, वो तो कह रहे हैं वोट चोरी करके हरियाणा में सरकार बनानी है। इससे बड़ा चोर तो है नहीं। मैंने कितना बड़ा उदाहरण आपको बताया कि पेन की शाही बदल के एमएलए के वोट चोर ले गए, खुद चोर है। अंबाला शहर में बारिश के बाद सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, जिसको भरने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग ने अभियान चलाया है। आपको बता दें, सतीश कुमार ने कहा कि ये गड्ढे भरने का कोई फायदा नहीं है। मिट्टी और गत्का डाला जा रहा है, जो कि थोड़ी सी बारिश से ही बहकर निकल जाएंगे और गड्ढे और बड़े हो जाएंगे। साथ में दुर्घटना बढ़ेगी। इससे पहले भी विभाग से 2-3 बार इनको भरा जा चुका है और नतीजा 0 रहा है।
अंबाला छावनी में जल भराव की गंभीर समस्या के समाधान के लिए हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने आज एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। ये बैठक तब आयोजित की गई जब पिछली शाम पानी निकासी का काम कुछ शरारती तत्वों द्वारा तोड़फोड़ कर रोक दिया गया था। आज सुबह 12 बजे पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में हुई बैठक में उपायुक्त अजय तोमर और पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत समेत कई विभागों के प्रमुख अधिकारी मौजूद थे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर नोहर से है, जहां जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग का एक्सियन कार्यालय भवन कूड़ा करकट व कचरे की भरमार के चलते कबाड़ में घर में तब्दील हो गया। आपको बता दें कि कार्यालय भवन में जगह जगह कचरा बिखरा पड़ा है। कहीं पर रद्दी कागजों के ढेर लगे हुए हैं तो कहीं पर बेशुमार कूड़ा पड़ा है, जो कार्यालय में आने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को दिखाई तो देता है, परंतु इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। अधिकारियों की अनदेखी के देखरेख के अभाव में कार्यालय भवन आवारा कुत्तों की शरण स्थली भी बना हुआ है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सिरोंज के आपको बता दें, बड़े चौराहे के पास एक बड़ा हादसा होते टल गया है, जब एक नंबर प्लेट विहीन कार जिस पर पुलिस लिखा हुआ था उसने नशे की हालत में 3 मोटरसाइकिलों को टक्कर मार दी। हालांकि इस घटना में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई, लेकिन घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर बालोद से है, जहां पर एक बार फिर वनांचल क्षेत्र में एक आपको बता दें दंतेल हाथी ने अपनी दस्तक दे दी है। आपको बता दें कि हाथी विचरण करते हुए दल्ली रजहरा वन परिक्षेत्र स्थित कक्ष क्रमांक RF 143 क्षेत्र में पहुंचा, जिसके बाद से वन विभाग की टीम लगातार हाथी पर अपनी निगरानी बनाए हुए है। वहीं वन विभाग ने ग्राम मलकुंवर और अन्य 19 गांव में अलर्ट जारी कर दिया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कांकेर से अगली खबर, नशे को लेकर पत्रकार पर जानलेवा हमला हुआ है। बिन बड़ाई व अनीस बनर्जी ने पत्रकार को धमकाया। ऐसा कारोबार में बताई जा रही है आरोपियों की संलिप्तता। दोनों के खिलाफ पुलिस में दर्ज है नशे से जुड़े कई मामले। अगली खबर दंतेवाड़ा से है, जहां छत्तीसगढ़ के वन, सहकारिता एवं परिवहन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि जीएसटी दरों में कमी और स्लैब सरलीकरण से जनता की जेब मजबूत होगी, उद्योग व्यापार को गति मिलेगी और भारत आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर होगा। प्रेस वार्ता में विधायक छेतराम अटामी समेत भाजपा के कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। भागलपुर जिले के बाईपास थाना क्षेत्र की एक पॉस कॉलोनी वास्तु विहार फेज 1 में रविवार की रात अश्लील गतिविधियों का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए एक फ्लैट से दो युवकों को हिरासत में लिया है। रविवार रात करीब 10 बजे कॉलोनी के सुरक्षा गार्ड ने एक फ्लैट से तेज डीजे की आवाज और संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए डायल 112 पर सूचना दी। डायल 112 की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और छापेमारी की। पुलिस ने पाया कि फ्लैट के अंदर झारखंड के साहिबगंज से लाई गई 2 युवतियां नग्न अवस्था में अश्लील डांस कर रही थी और उनके साथ 8 युवक मौजूद थे। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर किशनगंज अंजुमन इस्लामिया प्रांगण में आयोजित सभा को संबोधित करने पहुंचे, जहां उन्होंने धर्म और समुदाय का हवाला देकर समर्थन जुटाने की कोशिश की, लेकिन पत्रकारों से बातचीत में उनका आपा खो बैठे
और जेडीयू राष्ट्रीय प्रवक्ता मनीष वर्मा द्वारा शराब माफिया से मिली भगत के आरोप पर उन्होंने वर्मा की तुलना कुत्ते से कर दी। इतना ही नहीं, बीजेपी सांसद संजय जायसवाल के लीगल नोटिस पर उन्होंने जायसवाल को गीदड़ तक कह दिया। एनडीए वाले खेती करते हैं, वो हिंदुओं के दिलों में खेती की जा रही है और ये खेती करने वाले एनडीए वाले। आजादी की लड़ाई है, देश की आजादी की लड़ाई किसने लड़ी? गांधी के मानने वालों ने लड़ा, बाबा साहब के मानने वाले लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी, कम्युनिस्टों ने लड़ाई लड़ी, समाजवादियों ने लड़ाई लड़ी, मुसलमानों के पुरखों ने आजादी के लिए खून पसीना बहाया। तो जो आजादी से पहले की कांग्रेस थी, जो व्यवस्था थी, तब भाजपा का दम नहीं था। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। किशनगंज पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शहनवाज हुसैन ने जम्मू कश्मीर के हजरत बल दरगाह में अशोक चिन्ह तोड़े जाने की घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। पत्रकारों से बातचीत में शहनवाज हुसैन ने कहा कि भारत के सम्मान से खिलवाड़ करने का हक किसी को नहीं है और उमर अब्दुल्ला को भी इस घटना का बचाव नहीं करना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की आदत है बिहारियों का अपमान करने की और इस बार कांग्रेस 0 पर आउट होगी। अरे इधर हो रहा हो। देखिए, कांग्रेस की आदत है, वो बिहार के लोगों का अपमान कर रही है। इस बार 0 पे आउट हो जाएगी कांग्रेस, खाता खुलने नहीं देंगे कांग्रेस का। इस बार बिहार के लोग प्रधानमंत्री को माँ की गाली दी और पूरे बिहारियों को बीड़ी से तुलना किया। लगातार प्रशांत किशोर बिहार का दौरा कर रहे हैं, सीमांचल में खासकर उनकी नज़र है, तो क्या प्रभाव पड़ेगा उसका? कुछ नहीं, प्रशांत किशोर का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। शेखपुरा स्टेशन रोड स्थित भाजपा कार्यालय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का 74वां जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने केक काटकर एक दूसरे को केक खिलाते हुए दिखाई दिए। भाजपा कार्यकर्ता और भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष सुधीर बिंद के अगुवाई में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज हम भारतीय जनता पार्टी के और शेखपुरा नगर कार्यालय पे पार्टी के और तमाम शेखपुरा जिले के आम जनता जनार्दन देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं के बीच हिंदू सम्राट भारतीय जनता पार्टी के राजनेता वैसे हम सबों के बीच आदरणीय श्री गिरिराज सिंह जी का आज जन्मदिन दिवस मनाया गया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गया जिले के शेरघाटी विधानसभा क्षेत्र में एनडीए कार्यकर्ताओं का एक बड़ा सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे, बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार और जल संसाधन मंत्री संतोष कुमार सुमन सहित कई प्रमुख नेता शामिल हुए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने विपक्ष के वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे पर पलटवार करते हुए कहा कि जो खुद चारा चोर हैं वे दूसरे को चोर कह रहे हैं। यही आग्रह करता हूँ कि मेरे सारे लोगों को और एनडीए के समस्त लोगों में ऐसी ऊर्जा भर दो ताकि हमारे एनडीए के साथी ऊर्जावान होकर के यहाँ शेरघाटी, गया और देश की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। देखिए, पुरखों की शक्ति मैंने देखा है कितनी बड़ी होती है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कार्यक्रम में मुस्लिम समाज को साधने के लिए खास तैयारियां की गई। विशेष टोपी का वितरण किया गया, लेकिन खुद प्रशांत किशोर ने महज 1 मिनट पहनने के बाद टोपी उतार दी। सभा में पैगंबर मोहम्मद साहब का हवाला भी उन्होंने दिया। वहीं नाश्ते की व्यवस्था के दौरान अव्यवस्था दिखी और लोग धक्का मुक्की करते नजर आए। कुछ लोग ने आरोप लगाया कि उन्हें 500 रुपये और खाना देने का वादा कर बुलाया गया था, लेकिन न पैसा मिला और न ही ठीक से भोजन। भीड़ जुटाने के लिए किशनगंज के साथ साथ पूर्णिया और अररिया से बसों में लोगों को लाया गया था। यहां तक कि मदरसों के बच्चों को भी भीड़ का हिस्सा बनाया गया था। स्थानीय लोगों ने तंज कसते हुए कहा कि टोपी बांटकर सीमांचल के मुसलमानों को झांसा नहीं दिया जा सकता। ये पूरी पता नहीं क्या क्या बोला गया था लाने से पहले आपको? बताया था कि सबको खाना खिलाएंगे, नाश्ता करवाएंगे। कुछ नहीं, यही खाना खाता है, यही सुबह से लेकर अभी तक भूखे हैं, अभी यही खा के जाएंगे। कहाँ से लेके आया था आपको?
कहाँ से लेके आया गया था? हाँ? रोहटा पूर्णिया से खाना खिलाएगा, पैसा देगा। क्या बोला था? खाना खिलाएगा, खाना खिलाया जाएगा। सुबह से भूखे रखा है। बोल रहा था कि 500 रुपया देंगे, नहीं दिया था 500 रुपया। नहीं दिया, भाग गया। कौन बोला था? धनसुराज बोला था। जंगसराज बोला था 500 रुपया देने का बात था, नहीं दिया। कहाँ से आए हैं? गेरुआ चौक पूर्णिया से। ठीक। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बिहार में सारण जिला के गड़खा थाना क्षेत्र में सोमवार को भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां ट्रक और मोटरसाइकिल की आमने सामने टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। इस घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया और ट्रक को भी जब्त कर लिया। तो देश के बाद में उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश में 25 से 29 सितंबर तक यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन, इसका तीसरा संस्करण आयोजित करने जा रहा है उत्तर प्रदेश। इस 5 दिवसीय आयोजन का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तैयारियों की समीक्षा की और इसे प्रदेश की ब्रांडिंग का एक बेहतरीन अवसर बताया। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था, इलेक्ट्रॉनिक्स, ई कॉमर्स, एक जिला एक उत्पाद, बीमा, आयुष्मान भारत और ब्लू रेवोल्यूशन जैसे विषयों पर विशेष सत्र आयोजित किया गया। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से शुरू होने वाले सेवा पखवाड़ा की तैयारियों की समीक्षा की। ये पखवाड़ा प्रधानमंत्री के जन्मदिन 17 सितंबर से शुरू होकर महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती 2 अक्टूबर तक चलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सेवा पखवाड़ा का लक्ष्य अंत्योदय से राष्ट्रीयोदय के भाव को साकार करना है, जिसमें समाज के सबसे गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति तक सेवा पहुंचे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर के जेसीआई बेकफ कैफे लिटिल सैफ 1 में पत्रकार वार्ता के दौरान आपको बता दें, जेसीआई द्वारा बताया गया कि कानपुर इंडस्ट्रियल ने गर्व के साथ जेसी वीक 2025 का आगाज कर दिया है। इस साल की थीम है संकल्प एक बेहतर कल के लिए। हफ्ते भर चलने वाले इस आयोजन में युवाओं को समाज और राष्ट्र निर्माण के लिए नई सोच, नेतृत्व और सामाजिक जिम्मेदारी का संदेश दिया जाएगा। जेसीआई कानपुर इंडस्ट्रियल द्वारा आयोजित जेसी वीक 2025 की शुरुआत बेहद जोश और उमंग के साथ हुई। उद्घाटन समारोह में सदस्यों ने शपथ ली और वे समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए संकल्पित रहेंगे। इस दौरान विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों, हेल्थ कैंप, इनोवेशन वर्कशॉप और मोटिवेशनल सेशंस की रूपरेखा पेश की गई। आयोजन समिति का कहना है कि ये वीक केवल एक इवेंट नहीं बल्कि युवा शक्ति को एकजुट कर बेहतर भविष्य की दिशा में कदम रखना हमारा मकसद है। युवा अपनी ऊर्जा को सही दिशा में दें और समाज में बदलाव का हिस्सा बने। जेसी वीक 2025 के जरिए हम सब मिलकर एक बेहतर कल की नींव रखेंगे। हम लोग कई कार्यक्रम करने जा रहे हैं जो गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों के लिए है, जैसे कि भोजन वितरण, स्वास्थ्य शिविर कैंप, उसके सिवाय गरीब बच्चों और कमजोर बच्चों के लिए एक स्मार्ट क्लासरूम का निर्माण करवा रहे हैं, टीवी और कंप्यूटर लगवा करके। एक ब्लाइंड स्कूल में हम लोग साइंस लैब का निर्माण करवा रहे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के मंत्री और फर्रुखाबाद के प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह ने आज बाढ़ प्रभावित गांव दिलीप की मड़ैया का दौरा किया। उन्होंने स्टीमर से गांव पहुंचकर हालात का जायजा लिया और बाढ़ से प्रभावित ग्रामीणों को पका हुआ भोजन वितरित किया। मंत्री जयवीर सिंह ने ग्रामीणों से सुरक्षित स्थानों पर चले जाने का आग्रह किया। उन्होंने जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी और उप जिलाधिकारी रजनीकांत को तुरंत निर्देश दिया है कि सभी ग्रामीणों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जाए और उनके लिए भोजन, पानी सहित सभी जरूरी इंतजाम किए जाएं।
अगली खबर प्रयागराज से है, जहां माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे और पूर्व विधायक अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता बहाल कर दी गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की। यह अधिसूचना प्रमुख सचिव प्रदीप कुमार दुबे द्वारा जारी की गई। अब्बास अंसारी को 31 मई 2025 को मऊ की MPMLA कोर्ट ने एक मामले में 2 साल की सजा सुनाई थी। इस सजा के बाद नियमों के तहत 1 जून 2025 को उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई थी और मऊ सदर सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया था। अब्बास ने इस फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक पुनर्निरीक्षण रिवीजन याचिका दायर की थी। 20 अगस्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद उनकी विधायकी बहाल होने की उम्मीद थी। विधायकी बहाल न होने पर आज ही इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रधान पीठ में नई याचिका दायर की गई। हालांकि अब अधिसूचना जारी कर दी गई है और सदस्यता बहाल कर होगी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब सचिवालय ने भी अधिसूचना जारी कर दी। उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के मंत्री और फर्रुखाबाद जनपद के प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह ने आज फतेहगढ़ स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को लाभ भी वितरित किए और अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। बैठक की शुरुआत में मंत्री ने 5 दिव्यांगों को व्हील चेयर और कृषि विभाग के 2 लाभार्थियों को ट्रैक्टर की चाबियां सौंपी। उन्होंने 82 प्रांतीय रक्षक दल के सदस्यों को खेल सामग्री किट, चिकित्सा विभाग के 9 नए कनिष्ठ लिपिकों और राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के 6 नए अनुदेशकों को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए। निश्चित रूप से चूँकि सबसे लंबे समय तक इस बार बाढ़ की स्थितियां बनी हुई हैं, पिछली बार गत वर्षों में आई तो बाढ़ है, लेकिन शीघ्र ही जल टूटा है और जल्दी से मुक्ति मिलने का काम हुआ है, निजात मिलने का काम हुआ है। इस बार मुझे लगता है कि 15 दिन से ज़्यादा का समय हो गया, जबकि लगातार कई उतार चढ़ाव के बाद बाढ़ का प्रभाव अभी भी बना हुआ है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र से सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां एक युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। परिजनों ने इसे सोची समझी साजिश बताकर हत्या करार दिया है। परिवार का आरोप है कि 4 सितंबर की रात अभिषेक घर से निकले थे और आखिरी बार रात 10:30 बजे तक CCTV फुटेज में दिखाई दिए। इसके बाद उनका फोन बंद हो गया। कुछ घंटों बाद उनकी मौत की खबर आई तो परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया। मृतक के परिजनों ने पुलिस को दिए शिकायती पत्र में कहा कि अभिषेक को कुछ लोग बहला फुसलाकर सुनसान गली में ले गए और वहां बेरहमी से मार डाला। परिवार का दावा है कि CCTV फुटेज में साफ नजर आ रहा है कि अभिषेक संदिग्ध लोगों के साथ जा रहे थे। वहीं परिवार ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि घटना की जानकारी मिलने के बावजूद पुलिस ने समय रहते कोई ठोस कदम नहीं उठाया। गुरुवार की रात में मेरा भाई जो है उसका फ़ोन 10:11 पर उससे आखिरी बात होती है, वो कोई और आदमी उठाता है और वो बोलता है कि मेरा भाई जो है वो टूटी पुलिया के पास में है। उसके बाद उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। हम लोग थाने जाते हैं, रात में 11:15 बजे के आसपास लगा था उसका फ़ोन स्विच ऑफ आने के बाद में। वहाँ पे उसको पूरी विवरण देते हैं कि भाई इसको खोज दीजिए या मोबाइल की लोकेशन बता दीजिए ताकि हम लोग उसको खोज लें, परंतु पुलिस बोलती है कि सुबह 10 बजे से पहले हम आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। थाना कल्याणपुर में 6 तारीख की रात्रि में जो है एक 38 वर्षीय युवक का शव झाड़ियों में पड़ा मिला था। इस सूचना पर थाना कल्याणपुर पुलिस ने उसको ले आए, पंचायतनामा कार्रवाई कराई गई है। कल पोस्टमार्टम हुआ है, उसमें मृत्यु का कारण जो है स्पष्ट नहीं है, पिछला प्रिजर्व किया गया है। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद इसके बाद में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की तहसील कलान में उस वक्त एक दर्दनाक हादसा हो गया जब 2 व्यक्ति अपने नल की, आपको बता दें, सरिया निकाल रहे थे। सरिया निकालते वक्त ऊपर से गुजर रही 11,000 की हाई टेंशन लाइन से सरिया छू गई, जिससे 2 व्यक्ति बुरी तरह से झुलस गए और उनकी दर्दनाक मौत मौके पर ही हो गई। घटना से परिवार में कोहराम मच गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
लखनऊ के कल्याणपुर शंकरपुर व द्वितीय वार्ड स्थित जागृति विहार कॉलोनी में स्थानीय निवासियों ने एक पुराने कचरा घर को 1700 स्क्वायर फीट में फैले सुंदर पार्क में बदल दिया है। अपने खर्चे पर पेड़ पौधे लगाकर और चार दीवारी बनाकर उन्होंने इसे बच्चों के खेलने और बुजुर्गों के व्यायाम का केंद्र बना दिया है। अब नगर निगम द्वारा ये ट्यूबवेल लगाने की योजना से लोग चिंतित हैं। कॉलोनी में पहले से समरसेबल कनेक्शन है और ट्रांसफार्मर भी मौजूद है, जिससे पानी की कोई समस्या नहीं। निवासियों का कहना है कि ट्यूबवेल से पार्क की हरियाली और उपयोगिता को नुकसान पहुंचेगा। पूर्व में ओपन जिम की योजना थी, लेकिन पार्षद पति दीपक तिवारी ने दबाव में आकर ट्यूबवेल की तैयारी शुरू कर दी। इससे नाराज लोगों ने महापौर और नगर आयुक्त को पत्र देकर विरोध जताया। हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं कि यहाँ एक छोटा सा जागृति विहार पार्क है और इस पार्क में यहाँ तो बहुत पहले से गंदा पड़ा था। यहाँ सब रखते थे टेंट का सामान रखते थे यहाँ लोग, और इसको किसी तरह से चीफ मिनिस्टर के पोर्टल से इसको किसी तरह से यहाँ से हटवाया गया नगर निगम के द्वारा। अब यहाँ हम लोग सब लोग मिलकर के एक पार्क छोटा सा विकसित किए हैं, जिसका मुश्किल से 1700 स्क्वायर फुट होगा और ऑलरेडी यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है यहाँ पर। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। चंदौली में विधायक सुशील सिंह और रमेश जायसवाल ने जिलाधिकारी की उपस्थिति में नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। इस कार्यक्रम में 5 कनिष्ठ सहायकों और एक एक्सरे टेक्नीशियन को नियुक्ति पत्र दिया गया है। सैयद राजा के विधायक सुशील सिंह ने नियुक्ति पत्र पाने वालों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारों में असमानताओं के कारण योग्य उम्मीदवारों को लाभ नहीं मिल पाता था, लेकिन अब पढ़ने वाले छात्रों को उनका मुकाम मिल रहा है। अंतरजनपदीय साइबर गैंग का कौसाम्बी पुलिस ने पर्दाफाश किया है। आपको बता दें, सीबीआई सीआईडी अफसर बनकर डिजिटल अरेस्ट करने वाले 7 अपराधी पन्ना व कटनी मध्य प्रदेश से दबोचे गए हैं। ये लोग पोर्न वीडियो देखने के नाम पर लाखों रुपए ऐंठ चुके हैं। गूगल से वर्दी की फोटो डाउनलोड कर डीपी लगाकर अधिकारी बन जाते थे। व्हाट्सएप डीपी और कॉल से लोगों में खौफ फैलाते थे। लोगों को डरा धमकाकर मोटी रकम मांगते थे। फर्जी मुकदमे में फंसाने की भी धमकी देते थे। अकराबाद थाना सरायकील के डॉक्टर सुनील गुप्ता के साथ एक साइबर फ्रॉड हुआ था, जिसमें इनको एक सीबीआई का अधिकारी बन करके उस पर अपना प्रोफाइल भी बाकायदे वर्दी में लगाया था। बन के इनको पहले धमकी दिया कि आपके खिलाफ हमारे पास काफ़ी सबूत है, आपके खिलाफ हम मुकदमा लिखा देंगे और नहीं तो इस खाते में इतना पैसा डाल दो। तो इन्होंने 31,500 रुपये का ट्रांजैक्शन कर दिया था। इस संबंध में इनके द्वारा थाना साइबर जो हमारा है यहाँ कौशाम्बी में, उसमें एक अभियोग दर्ज कराया गया था। हमारी पूरी साइबर टीम ने इसमें काम किया है और अभी आज 4 साइबर अपराधियों को पकड़ा गया इसमें। अगली खबर इटावा से है, जहां यमुना नदी लगातार रौद्र रूप धारण करती जा रही है, जिससे आम से खास लोग सभी प्रभावित दिखाई दे रहे हैं। यमुना का जल स्तर 122.06 मीटर पहुंचने के साथ शमशान घाट लगभग 3 फीट पानी में डूब जाने से शवों के अंतिम संस्कार बाधित हो रहे हैं। आपको बता दें, मिट्टियों के साथ पहुंचने वाले परिजन को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। घाट है तो यहाँ कितना पानी आ गया जमुना? यहाँ पानी लमसम ऐसे मान के चलिए शुरू से आज अभी तक कम से कम 10 मीटर ऊपर। 10 मीटर नीचे से ऊपर तक, मतलब 30 फुट। 30 फुट। तो ये शमशान घाट पे कितना भर गया जानते हैं? शमशान घाट पे लमसम 2.5 फुट। 2.5 फुट सामान निकालना पड़ रहा है। हाँ, सब जेसीबी से सामान निकलवा रहे हैं और सामान पड़ा है वो भी निकलवा रहे हैं। शमशान घाट। तो ये बताओ, यहाँ पर जो अंतिम संस्कार होता है, बॉडी जलती है, तो क्या अब जलने की स्थिति है यहाँ पर? नहीं, जलने की स्थिति नहीं है। का वजह है? पानी की जमुना भर गई है। कितना भर गया पानी? बहुत ही ज़्यादा, घाट पे पूरे पानी आ गया। हड़ौली का अड्डा रहते हैं। ये जगह कौन सी है? ये पटराय वाले बाबा बोलते थे। तो यहाँ पीछे घर बने हैं, मंदिर भी है, कुआं भी डूब गया, यहाँ तो पानी भर गया पूरा। हाँ सर, ये 2 दिन से पानी बाढ़ आ रही है, मतलब बढ़ता ही जा रहा है पानी ज़्यादा से ज़्यादा। ऐसे 2-3 दिन से पानी बढ़ता ही जा रहा है। तो ये किस नदी का पानी आ गया? ये जमुना जी का पानी आ रहा है। लगभग कितने फुट भर गया? यहाँ पे लमसम ये रोड है ना, ये रोड में भर गया और 4.5 फुट की लपेट में पानी आ चुका है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर यूपी के देवरिया से है, जहां उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने जिला मुख्यालय
राघवनगर स्थित अपने आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि प्रदेश के किसानों को खाद्य संकट की कोई समस्या नहीं है। राज्य सरकार ने समय से पहले ही यूरिया और डीएपी खाद का पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित कर दिया है। आपको बता दें कि कृषि मंत्री ने आंकड़ों के साथ बताया कि इस वर्ष अप्रैल से लेकर सितंबर तक प्रदेश में कुल 37,71,000 मीट्रिक टन यूरिया खाद की खपत हुई है, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में किसानों ने 24,28,000 मीट्रिक टन यूरिया खाद का प्रयोग किया था। ये बढ़ोतरी इस बात का प्रमाण है कि किसानों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने खाद की उपलब्धता सुनिश्चित की है। तो उस समय कुछ गाँव से ये शिकायत मिली थी कि 6 सितंबर तक यानी 1 अप्रैल से लेकर के और 6 सितंबर तक 37,71,000 मीट्रिक टन बिक्री हुई है। पिछले साल 2024 में इन्हीं तारीखों के भीतर 24,28,000 मीट्रिक टन यूरिया की खपत हुई थी। पिछले साल की तुलना में अब तक 3,43,000 मीट्रिक टन ज़्यादा यूरिया की खपत हुई है। हमारे पास आज भी 5,89,000 मीट्रिक टन यूरिया प्रदेश के सभी 75 जनपदों के भीतर है और किसी प्रकार की कोई कठिनाई उसके भीतर नहीं है। था तो उस समय कुछ गाँव से ये शिकायत मिली थी कि लंपी से यहाँ के उसका अब तक 100 रुपये था। तो उस समय कुछ गाँव से ये शिकायत मिली थी कि लंपी से यहाँ बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर बाराबंकी से है, जहां असंद्रा थाना क्षेत्र के मिश्रीलाल शीतल प्रसाद सर्वोदय महाविद्यालय न्योचना के छात्र छात्राओं का परीक्षा परिणाम नहीं घोषित हो सका है। समस्या से आजिज विद्यार्थियों ने अब डीएम से मिलकर परिणाम घोषित कराने की मांग उठाई है। परीक्षार्थियों ने आरोप लगाया है कि प्रयोगात्मक परीक्षा न कराए जाने से परिणाम नहीं घोषित हो पा रहे हैं। समस्या से जूझ रहे विद्यार्थियों के मुताबिक आगे की पढ़ाई बाधित होने को लेकर विद्यालय प्रबंधन से बात किए जाने पर अपमानजनक व्यवहार का सामना करना पड़ता है। डीएम ने पीड़ित छात्र छात्राओं की समस्या जल्दी समाधान करने का भरोसा दिलाया। पेपर हो चुका है, प्रैक्टिकल हमारा नहीं करवा रहे हैं और हम लोग उनसे बात कर रहे हैं तो वो बोलते कि हम कोई जिम्मेदार नहीं। किस चीज़ का पेपर दिए हो, किस ईयर का? परीक्षा कराई जाए। कौन सा विद्यालय है? सर्वोदय महाविद्यालय न्योचना बाराबंकी। तो सर वो बोल रहे हैं कि प्रैक्टिकल करवाने को हम लोग बोल रहे हैं, तो हम लोग उनकी बातें कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि कॉलेज बंद हो चुका है, तो हमारी जिम्मेदारी कोई नहीं है। विश्वविद्यालय आप लोग जाइए, वहाँ रजिस्ट्रार के पास जाइए, उनसे मिलिए, तो मतलब वो आगे बात। आप भी 3rd ईयर की छात्र हैं? 3rd ईयर क्लास। प्रयोगात्मक परीक्षा न होने के कारण लोग एप्लीकेशन देने के लिए यहाँ मतलब आए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर कासगंज से है, जहां सहावर कोतवाली क्षेत्र में फर्रुखाबाद सांसद मुकेश राजपूत की बहन के साथ मारपीट करने वाले ससुर व देवर को पुलिस 17 घंटे बाद गिरफ्तार कर सकी है। जानकारी मिलते ही सांसद ने कोतवाली पहुंचकर आरोपियों पर कड़ी से कड़ी दंडात्मक कार्रवाई करने पर जोर दिया। आपको बता दें कि कल वायरल हुए वीडियो में पिटने वाली महिला फर्रुखाबाद सांसद मुकेश राजपूत की छोटी बहन रीना थी। पीड़िता ने बताया कि उसकी शादी 17 साल पहले सहावर निवासी रविंद्र से हुई थी। रविवार को वह अपने कमरे में नहा रही थी, तब देवर और राजेश और ससुर लक्ष्मण सिंह ऊपर से उसका वीडियो बना रहे थे। इसका विरोध करने पर आरोपियों ने अपशब्द कहने शुरू कर दिए थे। सांसद की बहन का आरोप है कि इसके बाद ससुर ने अपनी लाइसेंसी राइफल लेकर कमरे की तरफ आए और जान से मारने की धमकी देते हुए राइफल से हमला किया। ससुर के चंगुल से किसी तरह बच के निकलने की कोशिश करने के दौरान देवर ने सरिया से हमला कर दिया। बाद में ससुर ने लोगों के सामने गली में भी उसकी पिटाई की और जान से मारने की धमकी दी। अंततः बचाकर किसी तरीके से वो थाने पहुंचकर पुलिस से पूरे मामले की शिकायत की। पीड़िता के मुताबिक उसके पुत्र नहीं हो रहा था, इसलिए ससुराली जन उसको प्रताड़ित करते आ रहे थे। रीना का दावा है कि ससुराल में उसकी देवरानी को भी लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। क्या घटना हुई थी? मारपीट हुई है, वो जी हैं उनके साथ मारपीट की है, उनके देवर ने, उनके ससुर ने और जो पति हैं उनके, उन्होंने
ये किसको लेकर मारपीट करते थे, क्या वजह थी यहाँ पे? पारिवारिक झगड़े हैं, हम लोगों को जानकारी नहीं इस बात की। अब पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस अपने हिसाब से कार्रवाई कर रही है। मेरे पास बेटियां हैं, तो बेटियों को लेके मेरे ससुर देवर सास सब लोग ननद भी, जहाँ तक शादी हो चुकी है, मुझे टॉर्चर करते हैं। पति से कहते हैं दूसरी शादी कराओ, उससे बेटा हुआ है निकाल दो। इतने दिन से मुझे टॉर्चर करा कर लगे। कल मेरी वीडियो, मतलब मैं ससुर मेरी वीडियो बना रहे थे, देवर वीडियो बना रहे थे। मैंने जैसे ही आवाज़ उठा के कहा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो मेरी बेटी ने, मैंने देखा कैमरा ऊपर जाल पे रखा हुआ था, उसको फ़ोन के कैमरे को देख के मैंने वाइपर से हटाने की कोशिश की, जब तक हटा लिया गया फ़ोन। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नोएडा के यमुना में आया पानी का सैलाब अब उतरने लगा है, लेकिन साथ ही बीमारियों का ग्राफ भी बढ़ने लगा है। लगातार लोग इलाज के लिए जिला अस्पताल का रुख कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीमें यमुना के किनारे बने कैंपों में लोगों का इलाज कर रही हैं और दवाओं का वितरण भी कर रही हैं। सीएमओ का कहना है कि बीमारियों से पहले ही हमारे स्वास्थ्य विभाग ने 12 चौकी स्थापित की थी। अब जो पानी उतर रहा है, तब भी हमारी मेडिकल टीम लगातार कार्य कर रही है। हमारे स्वास्थ्य स्थापित की गई थी और अब जो पानी उतर रहा है, तब भी हमारी जो है विसरक और जो भी बाढ़ क्षेत्र है, वहाँ हमारी मेडिकल टीम लगातार कार्य कर रही है। और जिस तरह की बीमारियाँ किसी ऐसी स्थिति में उत्पन्न होती हैं, तो हमारा स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सजग है और न फैलने की दिशा में पूरा कार्य करता है। मथुरा में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। सोमवार को उन्होंने रांची बांगर क्षेत्र में बने बाढ़ सहायता केंद्र का दौरा किया और वहां मौजूद महिलाओं, बच्चों और पुरुषों से संवाद किया। उन्होंने पीड़ितों को आश्वासन दिया कि प्रशासन उनके साथ है और जल्द ही हालात सामान्य हो। इसके बाद जिलाधिकारी लक्ष्मीनगर स्थित सुभाष इंटर कॉलेज राहत केंद्र पहुंचे, जहां उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और लोगों से हालचाल जाना। मथुरा में लगातार बाढ़ का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है और जिलाधिकारी मथुरा चंद्र प्रकाश सिंह लगातार दौरा कर रहे हैं। इस समय हम पहुंचे हैं सुभाष इंटर कॉलेज, जो कि लक्ष्मी नगर में है। मैं आपको बता दूं कि कल यहाँ पे जिलाधिकारी पहुंचे थे, जहाँ पे निर्देश दिए थे कि जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उनके लिए यहाँ पे सेंटर होम बनाए जाए। आप देख सकते हैं कि आज ही यहाँ पे जिलाधिकारी निरीक्षण के लिए पहुंचे, यहाँ पे जिलाधिकारी द्वारा सर कल यहाँ पे पहुंचे थे, आपके द्वारा निर्देश दिए गए थे कि जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उनके लिए यहाँ पे सेंटर होम बनाया जाए। आज यहाँ पे पहुंचे तो दवा वगैरह जो भी व्यवस्था की गई है, क्या कहेंगे आप खुद देख रहे हैं, कल व्यवस्था कराई गई है, आज व्यवस्था हो गई। अब लोग आ रहे हैं और भी इनकी जो बेहतर से खाने पीने की व्यवस्था है वो कराई जा रही है, दवाई की व्यवस्था है। अभी यहाँ हमने कहा इनके मवेशी भी यहाँ लेकर के आएंगे। वैसे अच्छी बात यह है कि यमुना का पानी अब मतलब जलस्तर नीचे जाने लगा है, बस थोड़ा धैर्य और रखने की जरूरत है। मुझे लगता है अब संकट धीरे धीरे खत्म हो रहा है। सर देखा जा रहा है कि अभी हम रांची बांगर पहुंचे थे, जहाँ पे जो सेंटर होम बनाए गए हैं, यहाँ पे एक महिला है, वो कह रही थी कि प्रशासन द्वारा तैयारियां बहुत अच्छी करी गई हैं, लेकिन जो उनके घर वगैरह टूटे हैं उनके लिए क्या व्यवस्था है? देखिए, किसी का घर का नुकसान हुआ है, फसल का नुकसान हुआ है, जैसे ही बाढ़ नीचे जाएगी सर्वे करा करके उनकी पूरी मदद की जाएगी, कोई घबराने की बात नहीं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से जिलाधिकारी लगातार जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र उनका जो दौरा कर रहे हैं और निर्देश दे रहे हैं कि जिसको भी दिक्कत है, जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उनकी व्यवस्था की है। सेंटर होम बनाए जा रहे हैं, यहाँ पे दवाई दारू सारी जो रहने की व्यवस्था है, वह खाने पीने की सारी व्यवस्था की जा रही है। जिलाधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जाकर जो जगह है उनका जायजा ले रहे हैं। किसी प्रकार की किसी को कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, उसका ख्याल रखा जा रहा है। सुशील चौधरी के न्यूज़ मथुरा। बरेली के शाही थाना क्षेत्र के सुकली गांव में एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा लोहे के भाले से नंदी की हत्या कर दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही राष्ट्रीय बजरंग दल के जिला अध्यक्ष रोहित गंगवार मौके पर पहुंचे और थाना शाही पुलिस को शिकायती प्रार्थना पत्र देकर तत्काल कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। साथ ही डॉक्टरों की टीम बुलाकर नंदी का पोस्टमार्टम कराया गया और जेसीबी मशीन से गड्ढा खुदवाकर अंतिम संस्कार किया गया है। थाना शाही में एक नंदी पर भाला मारकर मृत्यु कारित करने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर थाना शाही पुलिस मौके पर पहुंची व नंदी का पीएम कराकर अंतिम संस्कार किया गया। मामले में मुकदमा अपराध संख्या 419/25 पंजीकृत है। साक्ष्य संकलन कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हमीरपुर के सुमेरपुर थाना क्षेत्र में जेके सीमेंट फैक्ट्री में एक युवक को सोते समय सांप ने काट लिया।
युवक बिहार के बक्सर का रहने वाला। सांप के काटने के बाद युवक को तुरंत हमीरपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसकी हालत गंभीर होने के कारण उसे कानपुर रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल की इमरजेंसी में दिनांक 7/9/25 को लगभग शाम 4:40 पे सुनील चौधरी पुत्र अजब चौधरी उम्र 35 वर्ष भोजपुर बिहार बक्सर का रहने वाला व्यक्ति काला कोबरा के काटने से भर्ती हुआ था। उनको भर्ती करके उपचार किया गया। बढ़ेगी अगली खबर की ओर। खबर कानपुर से है, जहां महानगर सहित आसपास जिलों में बारिश और बाढ़ ने स्वास्थ्य महकमे की परेशानियां बढ़ा दी है। महानगर स्थित जीएसबीपीडी में वायरल फीवर और डायरिया सहित अन्य संक्रामक बीमारियों के प्रकोप ने लोगों की कमर तोड़ रखी है। डॉक्टरों के मुताबिक वायरल फीवर मरीजों के फेफड़े और गुर्दे में भी असर छोड़ रहा है। कई बार बुजुर्ग मरीजों के लिए फेफड़े का संक्रमण जानलेवा बनने लगता है। मेडिकल कॉलेज में मरीजों की संख्या बढ़ने से व्यवस्थाएं चरमराती दिखाई दे रही हैं। एक और जहां मरीजों और तीमारदारों को पर्चा बनवाने के लिए लंबी लंबी लाइनों में लग कर घंटों समय बर्बाद करना पड़ता है, वहीं इसी तरह चिकित्सीय परामर्श के लिए पहले डॉक्टर और बाद में दवाइयों के काउंटर पर भी लंबी लाइन लगानी पड़ती है। जीएसबीएम मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर एस.के. गौतम के मुताबिक संक्रमण बढ़ने से प्रतिदिन तकरीबन 700 मरीज ओपीडी पहुंच रहे हैं। इनमें से अधिकांश फीवर और डायरिया से पीड़ित होते हैं। वायरल फीवर तेजी से मरीजों को कमजोर बनाने लगता है। इसी तरह डायरिया में अधिक उल्टी दस्त होने से मरीज में पानी की कमी हो जाती है। मरीजों के तीमारदारों की लापरवाही कई बार इलाज की मुश्किलें बढ़ा देती है। इसलिए शुरुआती दिक्कत के साथ ही किसी झोला छाप डॉक्टर के पास न जाकर मरीज को उचित चिकित्सीय परामर्श लेना चाहिए। ये परामर्श डॉक्टर के द्वारा दिया गया। देखिए, इस समय थोड़ा सा बारिश से ह्यूमिडिटी बढ़ गई है तो केसेस थोड़े से बढ़े हैं। ओपीडी में मरीजों की संख्या बढ़ गई है वायरल की होने की वजह से। वायरल फीवर जो इस समय आ रहा है, बेसिकली जो पेशेंट कॉमनली फ्लू लाइक सिम्टम्स लेके आ रहे हैं, जिसमें कि खांसी, गले में खराश होना, खांसी होना, जुकाम होना, बुखार आना और जाड़ा देख के बुखार आना या फिर बदन में दर्द होना, इस तरह के सिम्टम्स लेके आ रहे हैं। तो और दूसरे तरह के जो एक पेशेंट हैं वो वायरल फीवर वो भी हैं, बट वो डेंगू की कैटेगरी में आ सकते हैं। सस्पेक्टेड डेंगू लग रहे हैं। कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं, बहुत ज़्यादा पेशेंट नहीं है ऐसे। तो अगर डेंगू फीवर है और अगर वायरल सिंपल फ्लू लाइक सिम्टम्स है तो फ्लू लाइक सिम्टम्स के लिए यही ध्यान रखना है आदमी को, थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखना है। अगर किसी को खांसी जुकाम बुखार है तो उससे बच के रहें। कानपुर के सचंडी के लालूपुर गांव से रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। यहां भांजे के प्यार में अंधी हुई महिला ने अपने ही पति की बेरहमी से हत्या कर दी। रात छिपाने के लिए शव को खेत में गाड़ा गया। उस पर नमक डालकर गलाने की भी कोशिश की गई और बाद में हड्डियों को बोरे में भरकर पनकी नहर में फेंक दिया गया। फॉरेंसिक टीम को खेत से हड्डियों के अवशेष और अन्य साक्ष्य मिले। वहीं दोनों को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं। था जानवरन की तरह, कसाई की तरह। फिर उसको हमने जो है तो मरवा दी। हाँ हाँ। कैसे मरवाया? चाय पिलाई? हाँ, नींद की गोली 2 दी थी चाय में। फिर उसके बाद इन्होंने मारे साबर से। फिर लाश कैसे ठिकाने लगाई? लाश तो हम जो है तो साथ में लिवा गए थे, थोड़ी दूर में रखवा के चली आई तो अकेले ही ने गाड़े हैं। आपका क्या संभाला? क्या प्रेम पसंद था इनसे? कब से प्रेम पसंद था? जो नमक तुमने गड्ढे में डाला, बॉडी को गड्ढे में खोल के नहर किनारे डाला, नमक कहाँ से लाए थे? कितने लोग थे तुम्हारे? बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। ललितपुर में 2 बदमाशों ने एक व्यापारी को अगवा करने की कोशिश की, लेकिन व्यापारी के सूझबूझ से यह प्रयास नाकाम हो गया। ये मामला ललितपुर के थाना नाराहट क्षेत्र का है। 2 बदमाशों ने एक व्यापारी को उसकी दुकान पर छोड़ने का झांसा दिया और उसे बाइक पर बिठा लिया, लेकिन
वे उसे दुकान के बजाय दूसरी दिशा में ले जाने लगे। जब व्यापारी को इसका एहसास हुआ तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। इसकी आवाज़ सुनकर बदमाश घबरा गए। उन्होंने व्यापारी को बाइक से धक्का देकर गिरा दिया और मौके से फरार हो गए। इस घटना में व्यापारी को कुछ चोटें आई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जनपद में कलेक्ट्रेट सभागार में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा चयनित कनिष्ठ सहायकों और एक्सरे टेक्नीशियनों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लाइव संबोधन भी दिखाया गया। कार्यक्रम में चित्रकूट जिलाधिकारी शिव शरणप्पा, मुख्य विकास अधिकारी अमृतपाल कौर, जिला पंचायत अध्यक्ष अशोक जाटो, विधायक अविनाश चंद्र द्विवेदी, जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन पंकज अग्रवाल सहित तमाम लोग मौजूद रहे। नियुक्ति पत्र वितरण जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने लखनऊ में पहले किया। उसके बाद हम लोग मुख्यमंत्री जी की भाषण सुन करके हम लोगों ने नियुक्ति पत्र दिया। उत्तर प्रदेश सरकार पब्लिक में नियुक्ति पत्र इसलिए बांट रही है जिससे लोगों को लगे कि मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लखनऊ से ऑनलाइन प्रसारण से लगभग पूरे प्रदेश में 1200 से अधिक लिपिक और एक्सरे के लैब टेक्नीशियंस लोगों को आज नियुक्ति पत्र वितरित किया गया। उसी क्रम में जनपद चित्रकूट में भी लगभग 12 कनिष्ठ लिपिकों को यहाँ पे नियुक्ति पत्र माननीय जनप्रतिनिधि द्वारा यहाँ पे और जिला प्रशासन द्वारा यहाँ पे लोगों को नियुक्ति पत्र बांटा। सरकार की मंशा के अनुसार प्रदेश में अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए समय समय पर नियमित हर पदों की भर्तियां की जा रही हैं। काफ़ी लोग अपॉइंटमेंट किया गया। उसी कड़ी के तहत आज कनिष्ठ लिपिक और एक्सरे टेक्नीशियन की भर्ती पूरे प्रदेश में की गई है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर तहसील परिसर में सोमवार को सितंबर माह का पहला संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया गया। जनसुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता मनीराम रावत ने एक पत्र सौंपते हुए कल्ली पश्चिम क्षेत्र के लेखपाल और उप जिलाधिकारी न्यायालय में तैनात पेशकार पर भ्रष्टाचार और अवैध वसूली के गंभीर आरोप लगाए हैं। मनीराम ने बताया कि लेखपाल अवैध कब्जेदारों को लाभ पहुंचा रहे हैं जबकि पेशकार फाइलों में आदेश के नाम पर पैसे मांगते हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में कई बार उच्चाधिकारियों को शिकायत दी गई है लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस मौके पर अपर जिलाधिकारी राकेश सिंह, उप जिलाधिकारी अंकित शुक्ला और तहसीलदार सुखबीर सिंह मौजूद रहे। करीब 3-4 बार शिकायत कर चुका, कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और जो है लेखपाल कल्ली पश्चिम जो जितेंद्र प्रकाश हैं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं वसूली में, और 3-4 बार जो है तहसील दिवस में दिया गया है इनको क्षेत्र हटाने का, मगर अभी तक कोई कार्रवाई इन पर नहीं की गई है। इस बार भी एप्लीकेशन दिया गया है तो जो है इन्होंने जो है कुछ उच्च लोगों से हमारे बारे में शिकायत किया है कि जो है ये शिकायत करते हैं हमारी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। यमुना नदी में बढ़े जलस्तर से प्रभावित परिवारों की मदद के लिए डीएम मेधा रूपम ने जमीनी स्तर पर जाकर बनाए गए शरणालयों और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया है। सेक्टर 135 और सेक्टर 150 में डीएम ने वहां उपलब्ध खान-पान, आवास, स्वच्छता, पेयजल, शौचालय और चिकित्सा सुविधाओं का जायजा लिया। इन व्यवस्थाओं को संतोषजनक पाया। उन्होंने व्यवस्थाओं से जुड़े अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। बाढ़ के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो इसके लिए उन्हें किताबें भी वितरित की। यूपी के कौशाम्बी जिले से बेहद हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां देर शाम एक बाइक पर 2 लोग 100 रखकर आनन फानन में अंतिम संस्कार के लिए ले जाते दिख रहे हैं। पुलिस भी इस 100 यात्रा में साथ साथ चल रही है। राहगीरों ने जिसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इसके बाद लोग इसे लेकर तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। हमारे बहन के अंतकाल हुआ, मिटा दिया गया, फांसी लगा करके रस्सी से खींच करके मार दिया गया। सुरेश ने और सुरेश की औरत ने और सुरेश की माँ, इन्हें मार दिया गया और ने उसको मार करके निकाल करके बाहर लेटा दिया गया है। और ने पुलिस पहुंची है तो कोई नहीं थे, सब भाग गए थे। थाना कड़ाधाम अंतर्गत ग्राम गुलाम रसूल का पूरा निवासिनी श्रीमती बुधरानी की मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु के उपरांत ससुराल पक्ष और मायके पक्ष के बीच विवाद हुआ।
इसी के दृष्टिगत पुलिस बल द्वारा उनके पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई है। ये आज सुबह संज्ञान में आया, वीडियो जब देखने को मिला, अभी हम लोग जांच करवाएंगे उसमें कि अगर उनको आवश्यकता थी परिवार वालों को एम्बुलेंस की, तो उनको एम्बुलेंस बुला लेना चाहिए था। हम लोगों ने, हमारा हेल्थ विभाग से लगातार एम्बुलेंस चलती है और परिवारजनों के लिए, हेल्प के लिए भी स्वास्थ्य विभाग हमेशा खड़ा रहता है। खबर जालौन से है, जहां मोरंग गिट्टी ट्रक डंपर ऑपरेटर्स ने समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन किया। जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर समाधान की मांग की। आपको बता दें कि ट्रक डंपर ऑपरेटर्स ने समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन कर आरोप लगाते हुए बताया कि मनमानी चालान और अवैध वसूली से ट्रक चलवाने में दिक्कतें आ रही हैं। अपनी मांगों को लेकर कहा कि परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित रेट ही लिया जाए, ट्रकों की चेकिंग में अनावश्यक उत्पीड़न बंद हो, अधिक चालान करने और ड्राइवरों से अभद्रता पर नाराजगी जताई। खनन ओवरलोडिंग के विषय में जिलाधिकारी महोदय को अभी पूर्व में भी एक ज्ञापन दे गए थे, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज हम लोग सब लोग इकट्ठा होकर फिर ज्ञापन देने आए थे अवैध खनन एवं ओवरलोडिंग के खिलाफ, जो डंपों से और क्रैशरों से हम लोगों को दिया जा रहा है। इस विषय में हम लोग जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने आए थे, उनसे मिलने आए थे और हमारी मांग है कि संबंधित अधिकारियों के साथ खनिज, परिवहन विभाग, सेल टैक्स के विभाग के अधिकारियों के साथ हमारी संयुक्त वार्ता कराकर हम लोगों को न्याय दिलाया जाए। अगली खबर कौशाम्बी से, बाइक से 2 युवकों द्वारा शव ले जाने का मामला सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने इस मामले पर एक्स पर पोस्ट किया है। मौजूदा सरकार पर अखिलेश यादव ने प्रहार किया है। यूपी के मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है। कड़ाधाम थाना इलाके का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। अंतिम संस्कार के लिए शव को बाइक पर रख कर शव यात्रा का ये वीडियो सामने आया। गाजीपुर में व्यापारी की जमीन जबरन हड़पने के मामले में अब्बास अंसारी आज सीजीएम कोर्ट में पेश हुआ। यह मामला 2023 में दर्ज हुआ था। एक व्यापारी नेता ने सदर कोतवाली में अब्बास अंसारी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि अंसारी ने जबरन उसकी जमीन हड़प ली है। इस मामले में कोर्ट ने अब्बास अंसारी को तलब किया था। आज अब्बास सीजीएम कोर्ट में पेश हुए। मामले की सुनवाई के बाद अगली तारीख 24 सितंबर तय की गई है। वर्ष 2012 में मुख्तार ने व्यापारी नेता अबू फखर से जमीन खरीदने का दावा किया था, जबकि वर्ष 2023 में व्यापारी नेता अबू फखर ने मुख्तार के खिलाफ जमीन हड़पने का केस दर्ज कराया था। मामले में अब्बास अंसारी, आतिफ रजा, अनवर शहजाद भी आरोपी हैं। सीतापुर से अगली खबर है। बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहा था सिमना हॉस्पिटल। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने किया सीज। अवैध रूप से चल रहा था अस्पताल। कई शिकायतों पर स्वास्थ्य विभाग ने मारा छापा। जांच के दौरान नहीं मिले सभी दस्तावेजों की कमी के चलते किया गया अस्पताल को सीज। लहरपुर कस्बे का यह पूरा मामला है। फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।